विद्युत कण संचलन के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत कण संचलन वह तकनीक है जिसमें आवेश युक्त अणु या कण विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में गमन करके इलेक्ट्रोड्स की तरफ गमन करते हैं और फिर अगर नमूने में कई सारे घटक उपस्थित हैं तो उनका पृथक्करण होता है। कई सारे महत्वपूर्ण जैविक अणु जैसे कि अमीनो अम्ल, प्रोटीन, पेप्टाइड, न्यूक्लिक अम्ल इत्यादि, इनमें आयनीकृत होने वाले समूह उपस्थित होते हैं। तो किसी भी माध्यम के पीएच पर ये इलेक्ट्रिकली चार्ज मॉलिक्यूल की तरह, आवेश युक्त कण की तरह उपस्थित रहते हैं और माध्यम के पीएच के अनुसार या तो ये कैटायन के रूप में उपस्थित हो सकते हैं अथवा एनायन के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे आवेश युक्त अणु को जब वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर निर्भर करेगा कि उसके ऊपर कौन सा आवेश है, उसके अनुसार या तो वो कैथोड की तरफ गमन करेगा अथवा एनोड की तरफ संचलन करेगा और उसके ऊपर कितनी मात्रा में आवेश उपस्थित है तो उस गति से फिर उसका गमन होगा। जो विद्युत कण संचलन है उसका सिद्धांत इस प्रकार से है, यदि किसी भी अणु पे चार्ज Q उपस्थित है और ऐसे अणु को हम वैद्युत क्षेत्र X में रखते हैं तो उस कण पर, उस अणु पर एक बल लगता है जिसके कारण वो त्वरण करता है। उस बल को हम Qx से दर्शाते हैं। जब ये बल के कारण वो त्वरण कर रहा होता है तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लगता है जिसे हम F से दर्शाते हैं और इस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण अणु एक अंतिम वेलोसिटी से संचलन करने लगता है। तो इक्वेशन समीकरण इस प्रकार से बनता है Qx Fv। ये फोर्स है जो अणु पे लग रही है और इसके कारण फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण एक टर्मिनल वेलोसिटी से वो गमन करता है। अब हम ये मान लें कि स्टोक्स लॉ के अनुसार जो हमारा अणु है वो स्फेरिकल प्रकृति का है तो उसका रेडियस r होगा और वो एक ऐसे माध्यम में गमन कर रहा है जिसकी श्यानता ईटा है। तो जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का मान है F 6 pi r ईटा, ये F का मान हम उपरोक्त इक्वेशन में रख देंगे तो फिर हमें इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगी Qx 6 pi r ईटा v। अब जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है किसी भी अणु की वो इस प्रकार से परिभाषित की जाती है, वो अणु का माइग्रेशन है प्रति इकाई वैद्युत क्षेत्र के अनुसार। तो mu v/x Q/6 pi r ईटा। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो है वो माइग्रेशन पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो वेलोसिटी अपॉन फील्ड स्ट्रेंथ हो जाता है और फिर वैल्यूज रख देते हैं तो हमें इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त होती है। जो मोबिलिटी है मॉलिक्यूल की, अणु की, वो निर्भर करती है माध्यम की विस्कोसिटी या श्यानता ईटा पर, अणु की आकार पे और उसकी आकृति पे जो कि R द्वारा निर्धारित होती है और अणु पे कितना आवेश उपस्थित है जो कि Q द्वारा दर्शाया गया है। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में एक विभवांतर होता है जो कि अणु पर लगता है जिसके कारण विभिन्न अणु उन पर उपस्थित आवेशों के आधार पर पृथक होने लगते हैं। वो इसलिए पृथक होते हैं क्योंकि उनके ऊपर फिर वो भिन्न इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के अनुसार पृथक होते हैं क्योंकि उनके ऊपर भिन्न आवेश उपस्थित होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स पर समान आवेश होते हैं पर उनका पृथक्करण इसलिए होता है क्योंकि उनका जो आकार है, आणविक आकार है, वो भिन्न होता है। तो इसलिए उनके ऊपर भिन्न फ्रिक्शनल बल लगता है जिसके कारण उनका पृथक्करण होता है। तो कुछ रूप जो फॉर्म्स हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के वो केवल आवेश के आधार पर अणुओं का पृथक्करण करते हैं, जबकि कुछ विधियां हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो कि आणविक आकार के आधार पे अणुओं का पृथक्करण करती है। आणविक आधार में जो फ्रिक्शनल इफेक्ट्स हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके अनुसार अणुओं का पृथक्करण होता है जो नमूने में उपस्थित हैं। यदि हम वैद्युत क्षेत्र को अणुओं के इलेक्ट्रोड्स तक पहुंचने से पहले ही हटा देते हैं तो जो विभिन्न अणु हैं जो नमूने में विभिन्न घटक उपस्थित हैं वो अपनी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के अनुसार पृथक हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो अपूर्ण रूप इलेक्ट्रोलिसिस का ही होता है। जो विभिन्न घटक जो
के द्वारा उन्हें हम देख सकते हैं। यदि हम उपयुक्त डाई से अपनी जेल को स्टेन करें अथवा यदि नमूना हमारा रेडियो आइसोटोप द्वारा चिन्हित है तो हम ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा पृथक हुए नमूनों को, पृथक हुए घटकों को देख सकते हैं। करंट जो है सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोड्स के मध्य होता है वो बफर आयंस उसका संचलन करते हैं, कंडक्ट करते हैं, चालकता करते हैं और बहुत कम मात्रा में जो सैंपल के घटक हैं वो करंट को कंडक्ट करते हैं। ओम्स नियम के अनुसार करंट I, वोल्टेज V और रेजिस्टेंस R के मध्य निम्नलिखित संबंध है V/I = R। तो ऐसी परिस्थिति में हम इस इक्वेशन के अनुसार यदि हम अप्लाइड वोल्टेज विभव बढ़ाते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उससे करंट भी बढ़ेगा और इससे पृथक्करण शीघ्रता से होगा, क्योंकि जो माइग्रेशन आयंस के माइग्रेशन की दर है वो करंट और टाइम के समानुपाती होती है। पर इसको वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता है कि ऊष्मा उत्पादन होता है जिसके निम्नलिखित प्रभाव आते हैं। डिफ्यूजन जो नमूने का है वो विसरण बढ़ जाता है और बफर का भी विसरण बढ़ जाता है, जिसके कारण जो पृथक हुए सैंपल्स हैं उनकी बैंड ब्रॉडनिंग हो जाती है, वो स्पष्ट बैंड्स के रूप में नहीं दिख पाते हैं, बैंड ब्रॉडनिंग हो जाती है। फिर कन्वेक्शन करेंट्स बनने लगते हैं बफर माध्यम में, जो कि भिन्न जो सैंपल्स के घटक हैं उनकी मिक्सिंग करने में कर देते हैं, जिसके कारण जो रेजोल्यूशन है वो प्रभावित हो जाता है। फिर कई सारे नमूने जो है ऊष्मा अस्थायी होते हैं तो वो विकृत होने लगते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स। फिर बफर की जो क्षमता है वो भी घट जाती है, जिसके कारण फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो माध्यम का है वो भी घट जाता है। तो ये सारे कारक जो हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस को प्रभावित करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमेशा कम तापमान पे करनी चाहिए जिससे ऊष्मा का प्रभाव ना हमारे पृथक हुए सैंपल्स को खराब करे। फिर उसके बाद जो इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट और पावर पैक। इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट दो प्रकार की होती है, एक वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग होता है जो कि प्रोटीन्स के पृथक्करण के लिए होता है, ऊर्ध्वाधर इलेक्ट्रोफोरेटिक एपरेटस का उपयोग होता है जो प्रोटीन्स के पृथक्करण के लिए होता है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक एपरेटस का न्यूक्लिक एसिड के लिए। जो वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेटिक एपरेटस इसमें दो बफर चेंबर्स होते हैं, ऊपर वाला कैथोड बफर चेंबर, लोअर वाला एनोड बफर चेंबर। जेल जो है दो ग्लास प्लेट्स के मध्य बनाई जाती है जो स्पेसर द्वारा पृथक किए जाते हैं, ऊपर कोम्ब लगाया जाता है जिससे बेल बनते हैं। जब जेल सेट हो जाती है तो कोम्ब निकालकर जेल को इस बफर चेंबर में फिक्स कर देते हैं क्लैंप की सहायता से, और बफर भरने के पश्चात नमूने को बेल्स में लोड करते हैं और फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। ये प्रोटीन्स के लिए इस विधि का उपयोग होता है। हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो न्यूक्लिक अम्ल के पृथक्करण के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसमें भी दो बफर चेंबर्स होते हैं, एक कूलिंग प्लेट होती है जिसके ऊपर जेल रखते हैं। कई बार जेल को हम विक की सहायता से बफर चेंबर से में डिप करते हैं और बफर्स को कंडक्ट कराते हैं, परंतु मुख्यतः जब न्यूक्लिक अम्ल का पृथक्करण करना होता है तो हम बफर ऊपर तक भर देते हैं और जेल में भी बेल्स उपस्थित होते हैं जहाँ पे हम सैंपल लोड करते हैं और फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सैंपल के घटकों का पृथक्करण